भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। मंच पे मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब, असली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी, असली एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी, इंडिया गठबंधन के देश भर से आए हुए सभी सीनियर नेतागण और इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। जेल का जवाब, जेल का जवाब, दिल्ली से आया हूं झोली फैला के आपसे भीख मांगने के लिए। मेरे भारत को बचा लो, मेरे देश को बचा लो। हमारे देश को प्रधानमंत्री जी तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे देश को बाबा साहब अंबेडकर ने एक शानदार संविधान दिया था, जनतंत्र का। जनता चुनेगी, वोट करेगी, लोग चुने जाएंगे, वो शासन करेंगे। जिनको जनता चुनेगी वो शासन करेंगे। जनता के मुताबिक काम किए। अब धीरे 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 प्रधानमंत्री जी ये शासन, ये जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं। मेरा उदाहरण लीजिए, दिल्ली में हमें 2015 में दिल्ली में 70 सीट हैं, विधानसभा में 70 सीट हैं। 70 में से 67 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। 5 साल बाद चुनाव हुए 2020 में, और 2015 में 67 सीट आम आदमी पार्टी को, 3 सीट बीजेपी को। 2020 में 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, 8 सीट बीजेपी को। तो मोदी जी ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकते, तो मोदी जी ने एक षड्यंत्र रचा, एक फर्जी केस बनाया। उसमें मनीष सिसोदिया को, सतिंदर जैन को, सबको उसमें गिरफ्तार किया और फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया। अगर हरा नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लो। उन्हें लगा कि गिरफ्तार करेंगे तो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल ने तय किया सरकार जेल से चलाएंगे। मैंने इस्तीफा नहीं दिया, सरकार जेल से चलाएंगे। अगर मोदी जी जनतंत्र को जेल में कैद करेंगे तो हम जनतंत्र को जेल से चला के दिखाएंगे। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। हमारी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में है, पंजाब में, दिल्ली में। मैं सोच रहा था मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया। मेरे जैसे छोटे से, वो तो इतने बड़े आदमी हैं, इतना उनके पास साधन है, तमाम उनके पास रिसोर्सेज हैं, मुझे क्यों गिरफ्तार किया। मुझे गिरफ्तार किया क्योंकि दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए मैंने अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए मैंने अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, शानदार सरकारी स्कूल बनाए। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए जाएं, वो इस काम को रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। मैंने मान लो 500 स्कूल बनाए। मोदी जी, आपका बड़प्पन तो तब था आप 5000 स्कूल बनाते। आप तो इतने बड़े आदमी हो, आप 5000 स्कूल बनाते, तब आपका बड़प्पन था। आपने केजरीवाल को गिरफ्तार करके स्कूलों का काम रोक दिया दिल्ली के अंदर।
मुझे गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में मैंने इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल बनाए शानदार, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, दवाइयां, टेस्ट, सब कुछ मुफ्त कर दिया 2.5 करोड़ दिल्ली के लोगों के लिए। मोदी जी ये काम रोकना चाहते हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया। और विडंबना देखिए, दिल्ली के लोगों के लिए मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं तिहाड़ जेल में गया 15 दिन तक मेरी दवाइयां बंद करवा दी मोदी जी ने तिहाड़ जेल के अंदर। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से, और 10 साल से इंजेक्शन ले रहा हूं इंसुलिन के। रोज 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे को इंसुलिन के, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मोदी जी ने मेरे इंजेक्शन बंद करा दिए। 15 दिन तक मेरी 300 पहुंच गई शुगर, 350 पहुंच गई शुगर। मैं बोलता रहा वहां पे अफसरों को, कर्मचारियों को, मुझे इंसुलिन चाहिए, उन्होंने नहीं दी। बोले ऊपर से आदेश है, इंसुलिन नहीं दे सकते। अगर किसी आदमी को कई दिनों तक शुगर हाई रहे तो उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसका लिवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या करना चाहते थे मेरे साथ, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जब विरोधियों को और विपक्षी पार्टी के लोगों को जेल में डाल के उनके शरीर को खराब कर दिया गया। मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली के सभी लोगों की मैंने बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली में लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपकी बड़प्पन तो तब होता जब आप पूरे देश के लोगों की बिजली मुफ्त कर देते। आपने दिल्ली के लोगों की बिजली आप रोकना चाहते हो, इसलिए आपने मुझे गिरफ्तार किया। अब दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि मुझे 2 तारीख को दोबारा जेल जाना है। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये आपके हाथ में है। अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया, अगर आपने इंडिया गठबंधन की सरकार बना दी, तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना, और जो जो मुझे आजाद देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को जिता देना। जब आप बटन दबाने जाओ तो इस बार बटन केजरीवाल को जेल भेजने या केजरीवाल को आजाद करने के लिए दबाना। रशिया का नाम सुना है? रशिया, पुतिन। पुतिन ने क्या किया, जितने विपक्षी नेता थे उनको सबको कैद करके जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव करवाए। 87% वोट मिल गए, 87%। जब विपक्षी नहीं होगा, लड़ने वाले नहीं होंगे, सारे वोट आप ही को मिलेंगे। बांग्लादेश में भी अभी ऐसा हुआ, उसने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और शेख हसीना जीत गई। पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता है। मोदी जी भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तय आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ, या दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अब यही काम मोदी जी देश में कर रहे हैं, हमारे देश में, कि सारे विपक्ष को खत्म कर दो। उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। चुनाव के 1 महीना पहले उन्होंने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब हमारा अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके वकील ने बोला है कि आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करेंगे। शिवसेना के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, स्टालिन के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। सारे विपक्ष को तहस नहस करने के बाद मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। ये तो कायर लोग कहते हैं ऐसे।
अरे मोदी जी दम में तो आंख में आंख डाल के छाती चौड़ी करके चुनाव की तरह लड़ो ना, सबके अकाउंट फ्रीज कर दिया, सबको जेल में डाल दिया। इस वक्त मोदी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं, बहुत खतरनाक मिशन है, आपको पता नहीं अंडरग्राउंड का चल रहा है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। इस देश में वो चाहते हैं मोदी जी एक ही नेता होना चाहिए। उसके लिए वो दो लेवल पे काम कर रहे हैं। एक लेवल, जितने विपक्ष के नेता हैं एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं, कईयों को डाल दिया, और अगर वो जीत गए, भगवान ना करे वो जीते, अगर वो जीत गए, मैं आपको चैलेंज करता हूं अगले चुनाव तक ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, खड़गे साहब भी जेल में होंगे, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका भी जेल में होगी, केजरीवाल तो है ही जेल में, शरद पवार साहब भी जेल में होंगे, ममता जी भी जेल में होंगी, स्टैलिन भी जेल में होंगे, पिनराई विजयन भी जेल में होंगे। तो एक उनके लेवल पे काम कर रहे हैं, विपक्ष को सबको जेल में डाल दो, जैसे पुतिन ने, शेख हसीना ने, जैसे पाकिस्तान वालों ने जेल में डाला। और दूसरे लेवल पे उनकी अपनी बीजेपी पार्टी में जितने नेता हैं सबको पैदल कर दिया, सबकी राजनीति खत्म कर दी। देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान को खत्म कर दिया, वसुंधरा राजे को खत्म कर दिया, डॉक्टर रमन सिंह को खत्म कर दिया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया। एक ही बचा है, कौन है? अगला किसका नंबर है? अगला किसका नंबर है? सारा देश जानता है अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये जीत गए तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा देंगे ये लोग। बड़ा खतरनाक, एक ही नेता बचेगा और वो भी बस वही राज करना चाहते हैं। लेकिन एक और चीज है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक नियम बनाया बीजेपी के लिए कि जो नेता 75 साल का हो जाएगा बीजेपी में, उसको रिटायर करना पड़ेगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगी, और अगर वो किसी पद पे काम कर रहा है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। उस रूल के तहत उन्होंने सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया, फिर मुरली मनोहर को रिटायर किया, फिर उन्होंने सुमित्रा महाजन को रिटायर किया, फिर उन्होंने यशवंत सिन्हा को रिटायर किया और कई लोगों को रिटायर किया। साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। और मोदी जी ने तय किया है वो अपने बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी ने तय किया है वो अपने बाद अमित शाह को तो इस बार मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अपने आसपास जितने बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के भक्त हैं, उनको बोलना अगर वो वोट डालने जाएं, ये सोच के जाएं कि वो अमित शाह के लिए वोट दे रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। आंख बंद कर लें और सोचें कि मोदी जी की बजाय अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले। और उसमें भी जितने पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं मोदी जी, जितने नेता थे बड़े छोटे बीजेपी के अंदर, सबको खत्म कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा राजे को, डॉक्टर रमन सिंह, योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में हटा देंगे ताकि रास्ता साफ हो जाए, अमित शाह बचे केवल। यह बात मैंने जेल से निकलने के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। जैसे ही मैंने कहा, सबसे पहले अमित शाह बोले नहीं नहीं मोदी जी रहेंगे हमारे 5 साल प्रधानमंत्री, मोदी जी रहेंगे। उसके बाद एक के बाद एक ही दिन में 24 घंटे में इतने नेताओं ने कहा मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी। मोदी जी ने नहीं कहा, मोदी जी देश के सामने कह दे कि वो रूल तो मैंने आडवाणी जी से छुटकारा पाने के लिए बनाया था, मैं तो रहूंगा। या तो मोदी जी कह दे भाई मैं तो रहूंगा, पर अप्लाई नहीं होता, ये तो मैंने आडवाणी जी की राजनीति खत्म करने के लिए बनाया था, उनको रास्ते से हटाने। लेकिन अभी तक मोदी जी नहीं बोले, इसका मतलब मोदी जी रिटायर करेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा। मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में
इन दिनों कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं मोदी जी। अभी थोड़े दिन पहले आए, इतनी गंदी गालियां देते हैं वो। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। वो पवार साहब के लिए बोले भटकती आत्मा। ये शोभा देता है प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को? शरद पवार जी की, इतने सीनियर नेता हैं देश के, आपकी उनसे वैचारिक भिन्नता हो सकती है, अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इज्जत तो रखिए। 84 साल की उम्र है शरद पवार जी की, मोदी जी की 74 साल की उम्र है, 10 साल बड़े हैं उनसे, और उनको कहते हैं भटकती आत्मा। ये तो सड़क छाप बात है। वो उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं, क्या बोले उद्धव ठाकरे जी को? नकली संतान। उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं नकली संतान। ये कोई भाषा है प्रधानमंत्री की? इस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री? ये शरद पवार की बेइज्जती नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की बेइज्जती नहीं है, ये महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति की बेइज्जती है। इस बार जब वोट डालने जाओ तो ऐसा बटन दबाना कि महाराष्ट्र की इज्जत ऊंची हो और महाराष्ट्र की बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। मेरे को इन्होंने 21 दिन की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जेल से बाहर आऊंगा इतनी जल्दी, लेकिन बजरंगबली की कृपा है मेरे ऊपर। बजरंगबली की कृपा है। अचानक एक दिन मैं सेल में बैठा था, मेरा 25 नंबर सेल है, जेल नंबर, अब दोबारा जाना है मुझे, आप लोग मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं जेल में। सेल नंबर 25, जेल नंबर 2, तिहाड़ जेल। और मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए मोदी जी ने। 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, 24 घंटे मेरी मॉनिटरिंग होती है। 13 अफसर बिठा रखे हैं, एक एक अफसर के पास 2-2 टीवी स्क्रीन है जिसपे मैं कितने बजे उठता हूं, बाथरूम कितने बजे जाता हूं, कितनी देर टॉयलेट करता हूं, खाना खाता हूं, टीवी देखता हूं, किताब पढ़ता हूं, क्या करता हूं क्या नहीं करता। आप सोच के देखो, अगर आपको यह पता चले कि 24 घंटे आपके हर मूवमेंट को कोई मॉनिटर कर रहा है, जीना मुश्किल हो जाता है। और 2 टीवी स्क्रीन प्रधानमंत्री जी के अपने दफ्तर में लगे हुए, 24 घंटे मोदी जी मेरे को देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी। मैं 21 दिन के लिए बाहर आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई, उसी वजह से आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, ये 21 दिन का एक एक सेकंड, एक एक क्षण, एक एक पल मैं देश को बचाने के लिए गुजारूंगा। 24 घंटे काम कर रहा हूं। कल सवेरे लखनऊ गया था, फिर पंजाब गया, आज सवेरे पंजाब में था, आज मैं अभी बॉम्बे आया हूं, अभी भिवंडी गया था, भिवंडी से बॉम्बे आया हूं, अब रात को दिल्ली निकलूंगा। उसके बाद झारखंड जाना है कल या परसों में। पूरे देश में घूम के मेरा एक ही लक्ष्य है, किस तरह से अपनी भारत माता को बचाना है, देश को बचाना है, तानाशाही से बचाना है। दोस्तों, मैं तो आज आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा। जैसा मैंने कहा, अगर इनकी सरकार आ गई तो ये ठाकरे साहब को भी, शरद पवार जी को भी, सबको जेल में डाल देंगे। तो जो करे उद्धव ठाकरे से प्यार, उसे करना होगा मोदी को इंकार। जो करे शरद पवार को प्यार, उसे करना होगा मोदी को इंकार। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के यहां पे 3 पार्टनर्स हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। मैंने एक वीडियो देखा, मैं बड़ा चिंतित हो गया वो वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति ने वोट दे के बाहर निकला, उससे मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया? बोला शरद पवार को। बोला कौन से निशान पे? बोला घड़ी के निशान पे। अभी बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। लोग, मैं देख रहा हूं, बड़ी जबरदस्त तरीके से बीजेपी को नकार रहे हैं, लेकिन अगर गलत सिंबल पे वोट डल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, जितने लोग आज यहां आए हैं,
वापस जाके अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने पड़ोस में बोल देना कि असली शिवसेना का सिंबल बदल गया है, असली शिवसेना का सिंबल ये है, मशाल है। ये बताना पड़ेगा सबको, बताना पड़ेगा सबको। और असली एनसीपी का सिंबल जो है वो अब घड़ी नहीं है, वो तुतारी बजाने वाला आदमी है। वो बताना पड़ेगा सबको, हम सबकी जिम्मेदारी है। पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, मैं तब तक जेल जा चुका हूंगा, जेल से नतीजे देख रहा हूंगा। पिछली बार 48 में से 42 सीट एनडीए की आई थी, इस बार 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। अगर 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन की आई तो मुझे जेल के अंदर बड़ा सुकून मिलेगा। आप सब लोगों ने, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने, ठाकरे साहब ने, पवार साहब ने, खड़गे साहब ने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने प्यार से आप सब लोगों ने सुना। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रखें, भगवान आपका खूब खुशियां दे। भारत माता की